अब हमारे जो मेहमान हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, जिन्हें दुनिया के अजीम तरीन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का खिताब मिला है, वो शख्सियत, पाकिस्तानी शख्सियत और स्क्वॉश की दुनिया पर ज़ाहिर है जिन्होंने हुक्मरानी की कि ये जो एक ऐसा स्पोर्ट है कि जिसके ऊपर हमने काफ़ी अरसे तक हुक्मरानी की, और इस हुक्मरानी में जो सबसे मशहूर नाम और सबसे बड़ा नाम रहा वो रहा जनाब जहांगीर खान साहब का। जहांगीर खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं सर। रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह बड़ा बरकती महीना होता है और एक बिल्कुल ही लाइफस्टाइल जो है हर एक इंसान का बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आई थिंक इससे यू कैन फील कि वो ब्लेसिंग जो है अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है और लोग उसको अवेल करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आपका शेड्यूल क्या होता है रमज़ान में, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? रमज़ान में वैसे मेरी ज़्यादा कोई ख़ास इतनी कमिटमेंट नहीं रखता, क्योंकि एक तो रमज़ान में जो है नींद का मेरा जो है वो शेड्यूल वो फजर के बाद होता है। फजर के बाद सोता हूँ। अच्छा। तो फिर 11-12 बजे उठ के फिर जो अपने ऑफिस के काम वगैरह होते हैं वही करता हूँ वैसे। अच्छा। मगर कोई ऐसी ख़ास कमिटमेंट नहीं लेता। और वैसे भी इस महीने में वैसे वो वाला मतलब एक मोमेंटम बना ही नहीं होता काम वाला, बिल्कुल एक रिलैक्स अंदाज में और एक रिलीजियस साइड पे जो अपनी सारी चीज़ें कर रहा होता है तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ बस। अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ रिवाज भी वैसे यही होता है ना कि लोग या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होते हैं इन्वॉल्व, या उसके अलावा खाने वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा। तो आप जो है, आपकी कितनी रग़बत होती है इन मामलात की तरफ? नहीं जी, मैं अपनी वही बिल्कुल बैलेंस डाइट रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन दिनों में काफ़ी बदपरेजी चीज़ें होती हैं और लोग उसको अंदाज़ा नहीं लगाते, मगर जब वो महीना गुजरता है तो पता चलता है कि आपका काफ़ी वेट पुट ऑन हो जाता है। तो मगर ये है कि मैं अपनी जो नॉर्मल रूटीन वाली चीज़ है वही अपनी नॉर्मल रूटीन में रखता हूँ, और फिर साथ साथ में मेरा अपना वर्कआउट भी हो रहा होता है। ये नहीं कि अगर रोज़े रख रहा हूँ तो वर्कआउट नहीं होगा, मगर अपनी मैंने शेड्यूल बनाया तो उसमें मैं अपनी ट्रेनिंग भी करता रहता हूँ और डाइट का ख़ास तौर पे उसी तरह ख्याल रखता हूँ कि जिस तरह आम दिनों में भी रखा जाता है। तो कोई फालतू चीज़ें ऐसी या फ्राई चीज़ें या पकौड़े वगैरह जिस तरह लोग खाते हैं, ये सारी चीज़ें ये इससे अवॉइड ही करते हैं। ये बात देखें, ज़बरदस्त। ये है ना पैगाम हमारे लोगों के लिए। तो अभी भी आपकी वो मुकम्मल तौर पर फिटनेस रिजीम, डाइट रिजीम वो सारी चल रही है एक्टिविटीज़? जी बिल्कुल, कोशिश होती है। रोज़ाना तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगाता हूँ और वो मेरा शेड्यूल होता है कि रात के टाइम में करता हूँ। मैं तकरीबन 9:30-10 बजे नमाज और इशा वगैरह की पढ़ के फिर इसके बाद अपना करता हूँ वर्कआउट। अच्छा। तो फिर वैसे ऑब्वियसली फिर सहरी तक वैसे ही मेरी जागने की रूटीन रहती है। तो सारा अपने उस टाइम पे जो ये फिज़िकली जो काम होता है ट्रेनिंग वगैरह का तो उस टाइम में कर लेता हूँ। और बाकी जो दिन में जो है जैसे मैंने बताया ना कि 12-1 बजे उठ के फिर जो अपने ऑफिस के काम होते हैं असर मगरिब के दरमियान तक कर लेता हूँ, और फिर हम देन फ्री आफ्टर दैट। तो फिर इसके बाद ये रूटीन भी रखी हुई है। और खाने के मामले में वो इस तरह वो नहीं है कि जिस तरह लोग खाने पे टूट पड़ते हैं वो चीज़ें नहीं करता है। अपनी वही जो नॉर्मल रूटीन है या जितना मैंने खाना है उतना ही खाता हूँ मैं। हाँ, हमारे यहाँ तो लोग ऐसे टूट पड़ते हैं ना, तो पहली इफ्तारी कर रहे हैं या आखिर कर रहे हैं ज़िंदगी की। अच्छा, लेकिन वो जो आपका एटीट्यूड है ना सर, ये वो एटीट्यूड है कि वंस अ चैम्पियन ऑलवेज अ चैम्पियन। अब थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन को, चूँकि ज़ाहिर है लोग आपके खेल को जानते हैं, आपके स्टेडियस को जानते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ एनी गेम। और ज़ाहिर है हमारे लिए भी बड़े एजाज़ की बात होती है कि मतलब अगर टेनिस की दुनिया में अगर कोई रॉजर फेडरर का इंटरव्यू कर रहा हो तो उसके लिए वो क्या मोमेंट होगा। तो हमारे लिए भी यही मोमेंट है कि जी जहांगीर खान साहब द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इतना बड़ा चैम्पियन बनाया, क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे होते हैं? हाँ देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब आप अपने काम के साथ कमिटमेंट रखते हैं और एक डिसिप्लिन अंदाज में जब करते हैं तो ऑब्वियसली जिस तरह का आपका एक विजन होता है और आप चाहते हैं कि जो चीज़ भी करें बेस्ट लेवल पे करें, तो हमेशा मेरी भी यही एम होती थी कि जब भी टूर्नामेंट में था या सर्किट में खेल रहा होता था तो कोशिश यही होती थी कि जो चीज़ मैं ट्रेनिंग के अंदाज में करता हूँ या जिस तरह ट्रेनिंग में करता आता हूँ तो उसको कन्वर्ट कर सकूँ इनटू मैचेस। और मैचेस में मतलब ये है कि जब कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरह आपने ट्रेनिंग की होती है तो आपके अंदर ये सारी ये चीज़ें एतमाद बढ़ाती भी है और आपके अंदर एक उस सलाहियत को भी और बेहतर करती है। तो आपके अंदर ये चीज़ें एक वो होनी चाहिए कि पॉजिटिव वे में कि आप इसको डिलीवर कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि मैंने डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अपने कैरियर को जारी रखा। उसी तरह जितना भी साल में खेला हूँ या 15 साल खेला हूँ
जी। तो मेरी हमेशा कोशिश थी कि जितना भी खेलूं और टॉप पे खेलूं और जो बेहतर से बेहतर अंदाज में अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन कहते हैं कि जो आप काम कर रहे होते हैं कि अगर आप अपने काम से सेटिस्फाई होते हैं उस अंदाज में उसको पेश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी थी, लोगों की दुआएं भी थी और मुख्तलिफ जगहों से सपोर्ट जिस तरह होती है, फिर आपका अपना मेहनत और अपनी मतलब कोई शॉर्टकट नहीं होती है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होती है। तो जब आप इस तरह के जहन के साथ चलते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी इसमें मदद करता है और यही वजह थी कि आई वॉज मोर फोकस, मोर डिसिप्लिन। और हो सकता है बेशक कि बहुत सारे प्लेयर्स मेरे ही जितने ट्रेनिंग करते हो, मगर हो सकता है उनकी कहीं ना कहीं लैक होती होगी या कहीं उनकी विजन में लैक होती होगी या कहीं डिसिप्लिन में लैक होती होगी जिसकी वजह से वो ऊपर नीचे होते थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने अपना कैरियर गुजारा है आई फुली सेटिस्फाइड। और जब मैं रिटायर भी हो रहा था तो मेरे ये हमेशा उस वक्त का अंदाज़ा था कि जब भी मैं रिटायर होऊंगा टॉप लेवल पे रिटायर होऊंगा। तो ये मेरी हमेशा ड्रीम थी और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरा कैरियर जो है मेरा बड़ा सेटिस्फेक्शन के साथ गुजारा है। क्या बात है, ये जहन में रखना ना कि मैं जब भी रिटायर होऊंगा टॉप लेवल पे रिटायर होऊंगा, नथिंग लेस। बिल्कुल, तो अल्लाह ताला ने आपको ये इस चीज़ से नवाजा। अच्छा, इस करियर को अगर आप थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो वो कौन सी चीज़ है जिसको मतलब मैं कहूँ कि एक मोमेंट ऐसा जो सबसे बेहतरीन लम्हा जिसको आप कहेंगे, और दूसरा वो लम्हा जो आप कहें कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक लम्हा था इस करियर में, ये दो लम्हात ज़रा अगर आप हमें बताएं। देखिए ऑब्वियसली जब कैरियर जब स्टार्ट करते हैं तो हर एक की एक मतलब ड्रीम होती है कि टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड चैम्पियन। फिर हमारे जो टाइटल्स होते हैं वो ब्रिटिश ओपन बड़ा अहम टाइटल होता है, बिल्कुल, जो हमेशा मेरा ड्रीम टाइटल था। और आज भी उसको मतलब स्क्वाश पे अगर कोई भी अगर लेवल का प्लेयर खेलता है तो उसकी यही ड्रीम होती है कि वो उसको पार्टिसिपेट करे या उसको जीतने की कोशिश करे। तो क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है, एक हिस्टोरियन टाइटल भी है, जैसे कि टेनिस में अपने विंबलडन का नाम सुना होता है, इसी तरह स्क्वाश के अंदर भी ब्रिटिश ओपन है, गोल्फ के अंदर भी ब्रिटिश ओपन है। तो इसकी एक बड़ी अहमियत है क्योंकि ये 100 सालों से पीछे से चला आ रहा है और इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज के चैम्पियन गुजरते आ रहे हैं। तो यही हमेशा पहले शुरू से ड्रीम थी। और ऑब्वियसली मैं जब जिस वक्त सर्किट में आया था उस वक्त बड़े नाम माशाल्लाह जैसे जेफ हंट था, कमर वगैरह थे, महबूबुल्लाह हिडी, ये सारे टॉप के प्लेयर्स उस वक्त खेल रहे थे। तो इट वॉज नॉट ईजी टास्क। मगर ये कि जब मैंने 81 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती एज ऑफ 17 और फिर 82 में ब्रिटिश ओपन जीती, तो ये मेरा एक कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था। और ओबियसली जब आप अपने कैरियर को शुरू करते हैं तो आपकी ये ड्रीम में होती है। तो मैं बड़ी यंग एज में इन चीज़ों को अबूर कर चुका था और फिर मेरा यही इरादा था कि उसको कंटिन्यू रखूँ एज ए बेस्ट लेवल पे और जितना मुमकिन हो सकता है। तो जिसकी वजह से आप देखते हैं कि 10 साल ब्रिटिश ओपन मैंने जीते हैं। मगर 10 साल ब्रिटिश ओपन जीतने का मकसद ये नहीं था कि मैं कोई लैक हो गया या कोई चीज़ जो की ट्रेनिंग नहीं करता था। मेरी हमेशा वही पहले से ज़्यादा मेहनत होती थी, पहले से ज़्यादा मोर फोकस होता था क्योंकि जितना मैं इन फिगर्स में बढ़ता जा रहा था तो ऑब्वियसली प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश होती थी कोई ऐसा पीरियड या कोई टाइम ऐसा लैप्स ना हो जिसमें मुझे 1 साल पीछे जाना पड़ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल मेरी कंटिन्यूटी इसके अंदर रही, जिसमें 10 साल मैंने ब्रिटिश ओपन जीती, फिर 6 साल वर्ल्ड ओपन जीती जिसमें मैंने 11 फाइनल खेले हैं। और फिर अल्लाह का शुक्र सबसे बड़ा जो था 555 मैचेस का जो लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक कायम हुआ उसी दौरान में जो आज तक कायम है, विच वॉज क्रिएटेड इन 1986। तो आज इसको देख लें, अगर आप पलट के देख लें 34-35 साल के करीब हो जाते हैं इस पीरियड को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें मैंने कभी सोची नहीं थी। मगर ये कि जिस मेहनत के साथ या जिस विजन के साथ मैं करता था, कभी ये सोच के नहीं करता था कि मैंने कोई रिकॉर्ड बनाना है, मगर ये कोशिश होती थी कि परफॉर्मेंस अच्छी पेश करनी है। परफॉर्मेंस अच्छी पेश परफॉर्मेंस जो है वो रिकॉर्ड्स बन गए और ऐसे बने कि आजकल टूट ही ना सके, अनबीटेबल, बिल्कुल अनबीटेबल। अच्छा, एक और चीज़ मैं वो पूछना चाह रहा था, वो यही कि जो शिफा का ही सवाल था कि कोई ऐसा मोमेंट जिसको आप कहें कि सैड मोमेंट हो या कोई ऐसी चीज़ जो आप अचीव ना कर सके हो। टू बी ऑनेस्ट कोई भी ऐसी चीज़ रही नहीं क्योंकि मैं एक एज ऑफ 29 में रिटायर भी हुआ हूँ। तो कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन तो खैर 29 की एज में काफ़ी यंग कहते हैं, मगर मेरे लिए उस वक्त ये था कि मैंने सारी चीज़ें अचीव कर ली थी और कोई ऐसी डिज़ाइनर्स नहीं थी कि जो मैं करना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कैरियर से बिल्कुल फुली मुतमईन था और जो नहीं भी सोचा था अल्लाह ताला ने मुझे उससे भी नवाजा। तो ये बड़ी ब्लेसिंग रही है। और आई कुड हैव प्लेड अनदर 3-4 ईयर 5 ईयर्स एट एज ऑफ 29। मगर जब आप कहते हैं ना कि जब अंदर से आप मुतमईन हो जाए और आप
कि आपको ये समझ आ जाए कि आप वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सकेंगे जिस तरह आप करते आ रहे हैं, तो इट्स बेटर टू लीव एट द टॉप लेवल। सही बात बिल्कुल है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मुतमईन होना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताएं कि अब अगर मैं पूछूं कि आज आप और जांशेर खान साहब मैदान में हैं तो आप उनको हरा देंगे या वो आपको हरा देंगे? राइवलरी तो आप दोनों की बड़ी ज्यादा थी। अब तो खैर ये वो एज ऐसी निकल गई है, वो अपनी जगह पे मतलब खेल रहा है नहीं खेल रहा है, मैं अपनी जगह पे हूँ। ऑब्वियसली एक राइवलरी हमारी बड़ी अच्छी रही, मगर सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों की जो डोमिनेशन थी पूरे वर्ल्ड में वो एक 16 साल बरकरार रही है, और 16 साल का पीरियड एक छोटा पीरियड नहीं होता है। तो आप ये ले लें जैसे 1981 से लेके 1996 तक वी वर वर्ल्ड चैम्पियन। पहले मैं 10 साल जीता, फिर उसने 6 साल और जीते, तो 16 साल हमने डोमिनेट किया। तो एक कंट्री के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इस लिहाज से, और 16 साल की डोमिनेशन पूरी दुनिया में अगर एक कंट्री के 2 आदमी कर रहे हों तो एक बड़ी बात होती है। और ये मेरे समझता हूँ कि एक अच्छा हमारा राइवलरी भी था, और एक अच्छा हमारा मुल्क के लिए जो है कहते हैं कि डोमिनेशन दुनिया में जो हम कर रहे थे वो भी एक बेहतरीन। अच्छा एक लम्हा ऐसा भी था जब आपने स्क्वॉश खेलने का इरादा तर्क कर दिया था गालिबन आपके भाई के इंतकाल के वक्त, तो वो उससे कैसे डील किया आपने? उस लम्हे से कैसे दोबारा मोटिवेट हुए गेम की तरफ आने के लिए? वेल उसमें तो जाहिर बात है एज ऑफ 15 में मेरी भाई की डेथ हो गई थी कोर्ट में खेलते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन, और उनके साथ मेरी काफ़ी अटैचमेंट थी, और ही वाज माय कोच एंड ही वाज माय मेंटोर एट दैट टाइम। तो ऑब्वियसली जब आपके साथ इस तरह का एक हादसा पेश आए तो ऑब्वियसली उस जहन एक्सेप्ट नहीं करता था। तो फिर मैंने उस वक्त तो ये इरादा कर लिया था कि मैं दोबारा स्क्वॉश नहीं खेलूँगा, क्योंकि जिसकी वजह से मेरी भाई की ये डेथ हुई है, और ये चीज़ें मुझे कोई अच्छी चीज़ नहीं लग रही थी। मगर फिर मेरे वालिद साहब, मेरे कज़न वगैरह ने मुझे इस पे राज़ी किया कि वो मुझे वर्ल्ड चैम्पियन देखना चाहता था, वो मुझे वर्ल्ड नंबर 1 देखना चाहता था, तो आप अपने लिए नहीं उसके लिए ये ड्रीम पूरा करो। तो फिर ऑब्वियसली एक उनकी बात मेरे जहन में ये क्लिक की, और मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं अब ये ड्रीम लेके चलूँगा। तो ये फिर अल्लाह का शुक्र है कि विद इन 2 ईयर्स मैंने काफ़ी इस पर मेहनत की। तो 15 साल की उम्र में ये इरादा किया था, और 17 साल की उम्र में फिर वर्ल्ड चैम्पियन बना था। माशाल्लाह। तो इसके पीछे इनकी काफ़ी मोटिवेशन थी। ये जिस तरह भी आप कहते हैं कि जो एक जुनूनी मेहनत होती है, या जो कोई जिसको आप लुक अप कर रहे होते हैं वो आपके साथ चल रहा होता है, तो उसमें ये काफ़ी एक स्ट्रेंथ पैदा हो जाती है, एक काफ़ी स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाती है, और आप उसको उसी फोकस के साथ मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उसके एक टारगेट लेके चल रहे होते हैं। तो मैंने भी इस तरह का 2 साल का टारगेट लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में मैंने उसको कंप्लीट किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब आप शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को भी जो है वो लीड कर रहे हैं, तो पूरे मुल्क में जो सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी चल रही है उसमें क्या जुनून है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, इसके बारे में भी ज़रा बताएं। देखिए उसमें मैं एज ए प्रेसिडेंट की हैसियत से काम कर रहा हूँ, और शाहिद आफरीदी खुद इसमें चेयरमैन भी है, और बाकी हमारी काफ़ी अच्छी माशाल्लाह यंग टीम है, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ़ शोबों पे कॉन्सन्ट्रेट करते हैं, जिसमें पानी भी है, तालीम भी है, मेडिकल के हवाले से भी है। फिर जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में गुजर रहे होते हैं, जैसे बाद लोग कोविड के दिनों में राशन की किल्लत थी, लोगों की रोज़गार नहीं थे, तो उस लिहाज से भी हमने इसमें पूरा किरदार अदा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक अपना कैरियर गुजारने के बाद, जैसे आप कहते हैं कि सेकंड इनिंग अपनी खेल रहे हैं, जिसमें मैं भी हूँ, शाहिद अफरीदी भी अपनी सेकंड इनिंग खेल रहा है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ लोगों के लिए भी होती है, और हमने भी एक सारी चीज़ हासिल करने के बाद अपनी कम्युनिटी को वापस देने की भी एक सलाहियत होनी चाहिए। और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म से हम बैठ के ये काम कर रहे हैं कि जिसमें जिनकी नीड्स है, हमारी कोशिश होती है कि उनके नीड्स को हम पूरा कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह के लोगों ने हमारे साथ सपोर्ट किया है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड से जिस तरह की डोनेशंस आती हैं, जिस तरह के हमारी फंड रेज होते हैं, और इन कामों में हम इन टास्क पे काम करते हैं। तो इसमें जिसमें अभी जैसे हालिया में जैसे सैलाब वगैरह जिस तरह आया था, ज़लज़ला वगैरह जिस तरह आते हैं, तो उस पर जब कोई नुकसान लोगों को होता है, या गरीब लोगों को जिस तरह के अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को जितनी नुकसान होते हैं, इनके घर तबाह हो जाते हैं, उनके रहने की जगह नहीं होती, उनके खाने की जगह नहीं होती, तो ये चीज़ें सारी फिर हम लोग का कोशिश होती है कि पूरे प्रोग्राम के तहत उसको प्लान करके उनकी जगहों को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है
कि बलूचिस्तान में हमने पिछले बड़े इस पे काम किया है, फिर इस तरह नॉर्दर्न एरिया में, फिर रिमोट एरिया जितने इंटीरियर सिंध के एरिया में हमने इस पर बहुत काम किया और बहुत सी अच्छी जगह हैं कि जहाँ पे NGOs नहीं भी पहुँचती, हमारी कोशिश है कि हम वहाँ पहुँच के भी उनकी मदद कर सकें। तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग है और एक बहुत माशाल्लाह नोबल कॉज है जिसमें शाहिद अफरीदी भी अपनी फाउंडेशन के ज़रिए काम कर रहे हैं, मैं भी अपनी इसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ और इसी तरह हमारे साथ बहुत सी यंग टीमें हैं और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ हेल्प करती है। तो मैं सबका भी शुक्रगुजार हूँ और ये एक बहुत बड़ा टास्क जो है हम इसको अवेल पूरा मतलब कोशिश करते हैं कि उसको पूरा कर सकें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जहांगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको स्पोर्ट्स के मैदान में कामयाबियाँ दी, उसी तरीके से ये जो सोशल वर्क आप कर रहे हैं शाहिद अफरीदी फाउंडेशन में, आप और शाहिद अफरीदी साहब, आप दोनों लेजेंड हैं हमारे मुल्क के, और आप जब ये काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों को वो तहरीक मिलती है, और जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे यंग लोग आपके साथ मौजूद हैं, तो ये हमारी दुआ है कि ये भी काम जो है वो कामयाब हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जहांगीर खान साहब, द लेजेंड।